नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का तृप्ति एजुकेशन क्लास में। तो दोस्तों, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति का हमने कुछ इससे पीछे वाली वीडियो में हमने बताया था, इसके कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था। उसमें था जैसे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एन डाल देते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, जिससे बताया था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हमने गणना के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिन संख्याओं को हम किसी चीज वस्तु को गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 फिर अनंत तक होती है, इन्फिनाइट तक होती है। ये क्या हो गई हमारी? प्राकृत संख्या। यानी कि जो संख्याएं हमारी गणना के रूप में प्रयोग की जाती हैं वो हो गई प्राकृत संख्याएं। फिर इसके आगे हमने बताया था पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इसको WN भी लिख सकते हैं, होल नंबर। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य जोड़ दें, यानी कि जीरो ऐड कर दें। किन संख्याओं में? प्राकृत संख्याओं में। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। इन प्राकृत संख्याओं, ये संख्याएं कौन सी हो गई? आपकी प्राकृत संख्याएं। ये वाली संख्याएं हो गई प्राकृत संख्याएं। ये वाली संख्याएं हो गई प्राकृत प्राकृत संख्याएं। और अगर इन संख्याओं में हम ये शून्य ऐड कर देते हैं, ये शून्य मिला देते हैं, तो फिर पूरा संख्या क्या हो जाएगा? पूरा मिला के ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कह सकते हैं हम प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को ऐड कर दिया जाए तो हम पूर्ण संख्याएं पा सकते हैं। फिर आता है उसके बाद आपका पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्या कौन है आपकी? यहाँ पे शून्य हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक। 1 2 3 4 5 यहाँ पे इन्फिनाइट। ये हो गई आपकी पूर्ण संख्याएं। यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं जोड़ दें, ऋणात्मक संख्याएं कौन सी हो गई आपकी? 4 5 1 2 3 4 5 6 माइनस की संख्या। यदि हम पूर्ण संख्याओं में, ये हो गई पूर्ण संख्याएं, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर दें, ये कौन सी है आपकी? ऋणात्मक संख्याएं। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं ऐड कर दी जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है हमको? पूर्णांक। ये पूरा क्या हो जाएगा? पूर्णांक। पूरा पूर्णांक हो जाएगा। फिर इसके आगे हमने पढ़ा था सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर।
सम संख्याएं क्या होती हैं? इवन नंबर आपके क्या होते हैं? जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। यानी कि 2 से पूर्णतया विभक्त होने वाली संख्याओं को अर्थात किसी संख्या को 2 से भाग देने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो सम संख्या कहलाती है। यानी कि किसी संख्या को अगर 2 से भाग दिया जाए और आपका शेषफल जो है शून्य प्राप्त हो तो क्या हो जाएगा? आपका सम संख्या हो जाती है। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके इन्फाइनाइट अनंत तक। यानी कि इसमें अगर हम 14 को ले लें, 14 को अगर 2 से विभाजित किया जाए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 सती 14 पूरा कट जाएगा। यानी शेष हमारा क्या आएगा? शेष फल कितना आएगा? 0। यानी कि शेषफल इज इक्वल टू 0। तो ये संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्याएं होंगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था विषम संख्याएं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं सम संख्याओं का जस्ट अपोजिट होती हैं, उल्टा होती है। यानी कि जिन संख्याओं को 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य न प्राप्त हो अर्थात वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं है, यानी कि अगर उनको 2 से भाग दिया जाएगा उनको, तो जो शेषफल है वो शेषफल हमारा शून्य कभी नहीं प्राप्त होगा। जैसे हो जाएगा आपका 1 5 3 1 3 5 7 9 11
ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट तक है। अगर इनमें से एक संख्या हम ले लें, जैसे 11 ले लेते हैं, 11 को 2 से विभक्त किया जाए तो 2 पंचे 10, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा आपका 1, यानी कि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है, अतः यह जो हमारी संख्या है ये जो है विषम संख्या होगी। फिर इसके आगे हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो अपने से और स्वयं से, फिर होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या भाज्य संख्या वह होती है जो अपने से और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभक्त हो जाए, पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाती हो, अर्थात किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल शून्य आता हो, यानी कि एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से अगर हम भाग दें तो शेषफल शून्य आता हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी भाज्य संख्या है। जैसे 3, 2, 5, 7, 9, 7, 11, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक है। इन संख्याओं को अगर हम नहीं तो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। चार, 6, 8, 9, 10 ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक। अब इसमें से किसी संख्या को हम काटते हैं, जैसे 8 को ले लें। 8 को हम 8 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, भाग देने से। अगर 1 से भाग देंगे तो भी 0 आएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। 8 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा, और अगर इसको 2 से भाग देंगे तो भी शेषफल 0 आएगा। 4 से दे सकते हैं, तो यानी कि इसके जो गुणनखंड हैं वो कितने हो जाएंगे, 1, 2 के अलावा भी और भी अतिरिक्त हैं, यानी कि इसके जो गुणनखंड हैं वो स्वयं यानी कि 8 और 1 के अतिरिक्त 2 और भी हैं, यानी कि 2 और 4 भी हैं। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। फिर इसके बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा होती है। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से पूर्णतः विभक्त न हो, यानी किसी तीसरी संख्या से भाग देने पर उसका जो शेष फल है वो शून्य न हो। शून्य के अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है लेकिन उसका शेषफल शून्य नहीं होगा, तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 10, 11 ऐसे ऐसे करके अनंत तक। अगर इसमें से किसी एक संख्या को ले लेते हैं, 7 को ले लेते हैं, तो 7 को अगर हम भाग देंगे तो या तो इसको हम 7 से भाग दे सकते हैं, 7 एकम 7 0, या तो हम इसको 1 से भाग दे सकते हैं, 1 7 7 0। अगर हम चाहें इसको किसी तीसरी संख्या से काटना तो नहीं कटेगा, क्योंकि किसी तीसरी संख्या का एक गुणनखंड है ही नहीं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये सब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो उसमें जाके देख सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, अपने चैप्टर पे आते हैं। इसमें है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसे पूर्णांक जो क्रमबद्धता पूर्वक आते हैं, यानी कि क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। इनका जो सार्वंतर है इनका सार्वंतर 1 होता है। इनका सार्वंतर 1 होता है। अब सार्वंतर क्या होता है? तो सार्वंतर होता है दो क्रमागत दो क्रमागत संख्याओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सार्वंतर होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक है। अब हम इनसे आपसे अगर पूछ लेते हैं कि इसका जो सार्वंतर है वो कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? जैसे दो क्रमागत संख्या क्या कहता है? दो क्रमागत संख्याओं का अंतर, यानी कि पहले निकालेंगे हम 2 और 1 के बीच में, तो इसका जो होता है सूत्र
सार्वांतर क्रमागत दूसरी संख्या माइनस क्रमागत यानी कि इसका जो सूत्र होता है क्रमागत दूसरी संख्या माइनस क्रमागत पहली संख्या। सार्वांतर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है क्रमागत दूसरी संख्या माइनस क्रमागत पहली संख्या। तो यहाँ पे क्रमागत दूसरी संख्या कौन सी है 2 और पहली संख्या कौन सी है 1। तो अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर ऐसे हम देखेंगे 4 और 3 में, 4 और 3 में क्या होगा है दूसरी संख्या कौन हो जाएगी आपकी 4, पहली संख्या हो जाएगी 3, इसमें घटाएंगे 1। तो अगर देखेंगे तो इस जो ये जो श्रृंखला दी है इस श्रृंखला में जो सार्वांतर क्या है वो सार्वांतर है हमारा 1 का, 1 का। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो ऐसे लगातार हम अगर देखते जाएंगे तो हमारा सार्वांतर है यानी कि दो पदों का अंतर जो है क्रमागत आने वाले दो पद, यानी कि पहले 1 आया है उसके बाद 2 आया है। ऐसा नहीं कि पहले 3 आ गया फिर 2 आ गया फिर 4 आ गया फिर 5 आ गया, ऐसे ऐसे नहीं। क्रमागत 1 के बाद 1 आए, जैसे पहले 1 आया फिर 2 आया फिर 3 आया फिर 4 आया फिर 5 आया, ऐसे क्रम वाइज। तो क्रम वाइज आने वाली जो श्रृंखला होती है उनके दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है सार्वांतर होता है। तो क्रमागत पूर्णांक किसे कहते हैं, क्रम से आने वाले पूर्णांकों को क्या कहते हैं क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। इनका सार्वांतर d होता है, इनका सार्वांतर 1 होता है। जैसे माना कोई एक पूर्णांक x है, माना कोई एक पूर्णांक x है। अगर किसी एक पूर्णांक को हम x मान लेते हैं तो उसका जो दूसरा होगा तो उसका दूसरा क्रमागत पूर्णांक x x+1 होगा। तीसरा क्रमागत पूर्णांक x+2 होगा, x+2 होगा। ऐसे जब चौथा करेंगे तो x+4 होगा, चौथा क्रमागत पूर्णांक x+3। ऐसे करते करते जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला x हो गया, दूसरा x+1 हो गया, तीसरा x+2 हो गया, चौथा x+3 हो गया, पांचवा x+4 हो गया, छठा x+5 होगा। ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हो जाएंगे आपके क्रमागत पूर्णांक, यानी कि जो इनका सार्वांतर है, सार्वांतर कितना है इनका 1 है, सार्वांतर 1 है। 1 के बाद 1 जब इसमें जोड़ता जाएगा
इनके जो दो पदों का अंतर है वो 1 है। तो ये होगा आपका क्रमागत पूर्णांक। फिर पूर्णांकों में आपके बढ़ जाते हैं 2 पूर्णांक। ये तो आपका होगा खाली पूर्णांक। फिर पूर्णांकों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। नंबर 1 हो जाता है सम पूर्णांक। क्रमागत समपूर्णांक। अब क्रमागत समपूर्णांक क्या होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो सम हो। सम क्या होते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो सम पूर्णांक यानी कि हम कह सकते हैं क्रम से आने वाले समपूर्णांकों को क्रमागत समपूर्णांक कहते हैं। क्रम से आने वाले समपूर्णांकों को क्रमागत समपूर्णांक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसमें? जैसे 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 कि कोई संख्या हो जाएगी आपकी x। जैसे कोई संख्या हम x मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं कोई एक क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी? x। तो दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस 2। फिर तीसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस 4। फिर चौथी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस 6। ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक जाएगी आप। यानी कि अगर हम किसी क्रमागत सम संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 2। तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 4। चौथी क्रमागत संख्या x प्लस 6। जैसे x के स्थान पर हम मान लेते हैं, मान लें x के स्थान पर हम 2 मान लेते हैं। माना x इज इक्वल टू 2। x के स्थान पे हम 2 मान लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 2। फिर दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 प्लस 2 यानी कि क्या हो जाएगी? 4। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 प्लस 4 यानी कि 4 2 6। फिर तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 प्लस 6 6 2 8। ऐसे ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक। यानी कि क्या हो जाएगी? इनका जो सार्वमांतर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। ये समझ में आएगा आपको? फिर इसके बाद आता है क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्या ये थी आपकी क्रमागत सम संख्या है। फिर आएगा आपका क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगी? ऐसी विषम संख्याएं जिनका क्रम क्या होगा? क्रमागत होगा। यानी कि क्रमागत आने वाली विषम संख्याओं को क्या कहते हैं? क्रमागत विषम संख्या।
क्रम पूर्वक आने वाली विषम संख्या को क्रम पूर्वक आने वाली विषम संख्याओं को क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। जो क्रम पूर्वक आएंगी विषम संख्याएं उनको क्या कहेंगे? क्रमागत विषम संख्याएं। इनका सारांतर क्या होता है? इनका सारांतर यानी कि इनके दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है? इनका सारांतर 2 होता है। यानी कि इनका भी जो सारांतर क्या होता है? 2 होता है। यानी कि 2 क्रमागत पदों का अंतर जो होता है वो क्या होता है? 2। तो इनका सारांतर कितना होता है? 2। जैसे कोई विषम संख्या x है। मान लेते हैं कोई विषम संख्या क्या हो जाएगी? x। x पहली विषम संख्या है तो दूसरी विषम संख्या क्या होगी? दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी? x + 2। और तीसरी x + 4। चौथी x + 6। पांचवी x + 8। ऐसे करते करते इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएंगी। जैसे हम मान लेते हैं x की जगह पे हम मान लेते हैं x = 3 मान लेते हैं। 3 x = 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? 3। दूसरी क्या हो जाएगी? 3 + 2 यानी कि कितनी हो जाएगी? 5। फिर तीसरी हो जाएगी 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगी। फिर चौथी हो जाएगी 3 + 6 यानी कि 9। फिर पांचवी हो जाएगी 3 + 8 यानी कि 11। ऐसे ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाएगी। ये क्या हो जाएंगी? आपकी क्रमागत विषम संख्याएं। क्रमागत विषम संख्याएं, इनका जो सारांतर होता है इनका 2 होता है। सारांतर कितना होता है? 2 होता है। यानी कि कोई भी अगर मान लो संख्या x हुई तो उसकी आने वाली संख्याओं में 2 की वृद्धि होती हो जाएगी। यानी कि x हुई तो x + 2, x + 2, फिर x + 4, x + 6, x + 8। ऐसे करते करते मतलब 2 की वृद्धि होती जाएगी। वो क्या हो जाएगी? क्रमागत विषम संख्याएं। यानी कि सम संख्या और विषम संख्याओं में जो है सारांतर कितना होता है? 2 का। और क्रमागत पूर्णांकों में कितना सारांतर होता है? 1 का। दोस्तों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा 65, 66, 67, 68, ऐसे भी मतलब एक सवाल है आपका, ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, क्रमागत संख्याएं दी जाएंगी। जैसे 65 हो गया, पूर्णांक दिया 65, 66, 67, 68, ऐसे करते करते 99, 97, 98, फिर 100। फिर पूछा गया है कि इस पूरे पद का जो जितने भी अंक हैं उनका जो योग है वो योग कितना होगा। तो ऐसे तो करेंगे नहीं आपकी बैठ के इनका 65, फिर 66, फिर प्लस 67, फिर 68, ऐसे करते करते फिर एक एक पद जोड़ के यानी कि 100 तक जितने भी पद होंगे उनको फिर आपस में जोड़ेंगे, फिर इसका योग बताएंगे। ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। योग तो आ जाएगा आपका, लेकिन टाइम कितना आ जाएगा, काफ़ी आ जाएगा। तो पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में हमको क्या करना है, ट्रिक लगाना है। ट्रिक लगाने के लिए हमको दिए होते हैं सूत्र, उन सूत्रों को हम बता रहे हैं। सूत्र दिए होते हैं, सूत्र क्या होते हैं, जैसे मान लिया है आपको दिया गया है, पहला सूत्र होता है n इज इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सार्वमांतर। सार्वमांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। सार्वमांतर को हम प्रदर्शित करते हैं डी से, फिर प्लस में 1। ये हो गया आपका पहला सूत्र। ये हो गया आपका पहला सूत्र। ये सूत्र काहे के लिए है, श्रृंखला में दिए हुए पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। जो आपका यहाँ पे n है, ये n है, ये हो गया यहाँ पे जो n है वो n क्या होगी आपकी श्रृंखला में श्रेणी, श्रृंखला की जो श्रेणी दी गई है उसमें पदों की संख्या, यानी कि जो ये जो श्रेणी दी गई है इसमें जो डॉट डॉट लिखा है, तो डॉट डॉट लिखने इसमें बीच में कोई ना कोई तो अंक होगा ही। तो अगर वो अंक एक एक करके लिखने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उन पदों को ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, यानी कि n जो है वो n इस चीज़ का प्रतीक है कि श्रृंखला में कितने पद हैं, उन पदों की संख्या जो है n से प्रदर्शित की जाती है। तो n इज इक्वल टू अंतिम संख्या यानी कि लास्ट नंबर माइनस प्रथम संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर अपॉन सार्वमांतर d। सार्वमांतर यानी कि कॉमन डिस्टेंस। कॉमन डिस्टेंस, कॉमन डिस्टेंस को हम इंग्लिश में सार्वमांतर को कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिस्टेंस, और इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन d प्लस 1। इससे हमको क्या पता चल जाएगा, जो नंबर यानी कि पदों में जो श्रृंखला दी गई है उसमें कितने पद हैं यानी कितने नंबर हैं, इस संख्या का पता चल जाएगा। फिर दूसरा सूत्र होता है सही से आप बता दें।
प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या था आपका, पहला हो जाएगा श्रृंखला या श्रेणी के कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या, कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या। श्रृंखला या श्रेणी के कुल पदों की संख्याओं की संख्या n को ज्ञात करना। यानी कि आपसे पूछ ले कि उक्त जो श्रृंखला दी है या श्रेणी दी है इसमें कुल कितने पद हैं, तो उन पदों को ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो उस सूत्र को हम बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस, अंतिम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लास्ट नंबर, ये लाइन लिख लेते हैं, माइनस प्रथम संख्या। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर, अपॉन सार्वंतर। इसको इंग्लिश में हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर कितना हो जाएगा, वो डी हो जाएगा, फिर प्लस का 1। ये जो सूत्र है आपका, ये सूत्र किसी भी श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, यानी कि उस श्रृंखला में n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाया जाता है। यानी कि l इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डी प्लस 1, जैसे पूछ लेता है आपका। फिर दूसरा होता है सूत्र, पहले सूत्र बता देते हैं आपको। दूसरा होता है श्रृंखला के सभी श्रृंखला पदों या सभी श्रृंखला के सभी पदों या सभी संख्याओं का योग। अगर श्रृंखला के सभी पदों और सभी संख्याओं को योग करने का सूत्र वो क्या होता है, योग इज इक्वल टू अंतिम संख्या यानी कि लास्ट नंबर, अंतिम संख्या प्लस फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, अंतिम संख्या प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n। n क्या हो जाएगी, पदों की संख्या, अपॉन 2। यानी कि योग इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा योग ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि पदों
दिए गए श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, तो पद ज्ञात करने के लिए n इज इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या अपॉन सार्वधातर d प्लस 1, ये लगाएंगे सूत्र। और अगर उन्हीं पदों का योग पूछ लेता है तो ये नीचे वाला सूत्र लगाएंगे, योग इज इक्वल टू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या इंटू n अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। अब आ जाते हैं हम सवाल पर। जैसे सवाल दिया गया है आपका, क्वेश्चन है 65, 66, 67, 68 डॉट 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 98, 99, 100 दी गई श्रृंखला का योग बताओ। अब पूछ लेता है 65, 66, 68, 65, 66, 67, 68 डॉट 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 98, 99, 100। अब आपसे पूछ रहा है कि इस श्रृंखला का जो है योग बताना है आपको। तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, योग इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n, यानी क्या हो जाएगी, पदों की संख्या अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका योग का सूत्र। अब देख लीजिए, अब इसमें देखिए, इसमें जो प्रथम नंबर है यानी कि फर्स्ट नंबर, अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा सवाल में, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 65। फर्स्ट नंबर कितना है, 65 है, और लास्ट नंबर कितना है, 100 है। लास्ट नंबर यानी लास्ट नंबर कितना है, 100 है। और यन कितना है, यन मालूम करने के लिए, यन हमको पता नहीं है, यानी कि 20 की बीच की संख्या 65 से लगा के 100 तक संख्याएं दी हैं, कोई एक इक्वल संख्या तो दी नहीं, तो यन हमको पता नहीं, यन हमको ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपॉन 2। तो इसको योग ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यन, यानी कि उस श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, ये तो हमको पहले पता होना चाहिए। यानी कि श्रृंखला में कुल कितने पद हैं, यन इज इक्वल टू लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डी प्लस 1। डी क्या होता है आपका सार्वधातर, यानी कि दो पदों, क्रमागत दो पदों का बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है, सार्वधातर, यानी कि डी ज्ञात करने के लिए, अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे डी, इधर ज्ञात कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू द्वितीय संख्या माइनस प्रथम संख्या, यानी कि सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट, सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर कितना है यहाँ पे 66, माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 65। 66 से 65 गया, कितना बचा 1, फिर लेंगे हम 67 माइनस 66 1, फिर लेंगे 68 माइनस 67 बराबर 1, यानी कि सार्वधातर कितना है हमारा d, सार्वधातर कितना है हमारा 1, यानी कि d इज इक्वल टू 1।
जो सार्वंतर हमारा आ रहा है वो 1 है। लास्ट नंबर हमको पता ही है 100 है, फर्स्ट नंबर भी पता है 65 है। तो अब क्या है, इसमें मान रख देते हैं। जैसे इसमें मान रखेंगे, लास्ट नंबर कितना है 100 माइनस 65 अपॉन डी कितना होगा 1 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका 10 से 5 गए 5, 9 से 6 गए बचे 3, 35 अपॉन 1 प्लस 1। अब सबको पता है कि किसी की बटे में 1 होना, यानी कि उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 35 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36। n कितना हो जाएगा आपका 36, n प्राप्त हो गया 36। अब इस n को यहाँ पे कर देते हैं, योग इज इक्वल टू लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपॉन 2। लास्ट नंबर कितना हो गया 100 प्लस 65, n कितना है 36 अपॉन 2। जैसे इसको हल करेंगे 65 हो जाएगा 165 इंटू 36 अपॉन 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अठी 16। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आंसर आएगा एक सौ पैंसठ इंटू 18। यही हो जाएगा आपका योग। योग जो हो जाएगा 165 इंटू 18। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल योग आ जाएगा। तो ये आपका देखिए, यहाँ पे आपने योग भी ज्ञात कर लिया, एन भी निकाल लिया और सार्वंतर डी भी निकाल लिया। ऐसे सवाल आते हैं आपके प्राकृत संख्याओं के योग के आधार पर। इन सवालों को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे कोई दूसरा सवाल देख लेते हैं। जैसे दिया है हमको एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7 डॉट 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 60 के पदों इसके पदों का योग बताना है। यानी कि 1 से 60 तक के अंक हैं, इसके पदों का योग बताना है। तो आपका योग का सूत्र क्या हो जाएगा, योग इज इक्वल टू होता है लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपॉन
2। ये होता है आपका सूत्र, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अपान 2 इंटू n अपान 2। लास्ट नंबर कितना है आपका, यहाँ पे देख लेंगे लास्ट नंबर कितना है, लास्ट नंबर कितना है 60, ठीक। और फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर हो गया आपका 1, लास्ट नंबर हो गया 60, फर्स्ट नंबर होगा 1, और n कितना है, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, तो जाहिर सी बात है 1 से लगा के 60 तक दिया है तो 60 ही तो होंगी, और क्रमागत संख्या है तो 60 ही तो होंगी, तो 60 ही हो जाएगी आपकी पदों की संख्या। n कितना है 60, यानी कि आपका n भी दिया है, यहाँ पे n भी नहीं निकालना है, n कितना हो गया आपका 60 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, खाली योग पता करना है। इस सूत्र में सार्वंतर d का कोई काम ही नहीं होता, अगर d पूछता भी है तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है 1 2 3, यानी कि सबके बीच में कितने का अंतर है, यानी कि d कितना है यहाँ पे 1। आप सीधे इतना याद रखिए, अगर क्रमागत पूर्णांक दिया हुआ है, क्रमागत खाली मतलब पूर्णांक दिया हुआ है, तो उसमें जो सार्वंतर होगा वो 1 का होगा, और अगर सम पूर्णांक है तो जो सार्वंतर है वो 2 का होगा, विषम पूर्णांक है तो सार्वंतर कितना होगा 2 का होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्रमागत पूर्णांक दिए हैं, ना तो सम है ना विषम है, सब मिला के दिए हैं यहाँ पे टोटली, तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है 1 का है। अब हम पता करेंगे योग, तो योग हो जाएगा लास्ट नंबर कितना है 60 प्लस फर्स्ट नंबर 1 इंटू n कितना है 60 अपान 2, 60 प्लस 1 हो जाएगा 61, 61 इंटू 60 अपान 2, 2 1 कम 2, 2 3 6 0 हो जाएगा 61 इंटू 30 हो जाएगा 130, यानी कि योग आपका क्या हो जाएगा 1830। योग इज इक्वल टू 1830, यही आपका हो जाएगा आंसर। कितने सरल सवाल हैं, ऐसे सवाल आएंगे आपके प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।